नमस्ते, मैं डॉक्टर सोमवीर आर्य सीईसी की योग व्याख्यान माला के इस कार्यक्रम में आप सभी योग जिज्ञासुओं का स्वागत करता हूं। आज मुख्य रूप से हम जानेंगे कि शीतलता उष्णता प्रदान करने वाले जो प्राणायाम हैं उनकी क्या क्या श्रेणियां हैं और इसके अतिरिक्त क्या क्या श्रेणियों के प्राणायाम रखे गए हैं। आज के व्याख्यान में मुख्य रूप से शीतलता माने कूलिंग जनरेट करने वाले और उष्णता माने हीटिंग जनरेट करने वाले प्राणायाम कौन से हैं और हमें कौन सा प्राणायाम करना चाहिए और समत्वम भाव के लिए किस प्रकार से शीतलता और उष्णता में हमें समानता बना करके रखनी है और किस प्रकार से किस रोग में शीतलता वाले प्राणायाम करने हैं, किस में उष्णता वाले करने हैं, किस रोग में शीतलता वाले प्राणायाम हमें नहीं करने हैं और किस में उष्णता प्रदान करने वाले प्राणायाम हमें नहीं करने हैं। इन विषयों को आज हम जानेंगे इस व्याख्यान के माध्यम से। उससे पहले हम प्राण की डेफिनेशन जानेंगे। प्राण है क्या, 5 प्रकार के प्राण हैं, 5 प्रकार के उपप्राण हैं। नाड़ियां क्या हैं, मुख्य रूप से 3 नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, उनकी बात भी हम आज करेंगे। और उसके बाद प्राणायाम की परिभाषा हम जानेंगे और उसके बाद जो कैटेगराइज किया गया है शीतलता और उष्णता प्रदान करने वाले प्राणायाम, माने जो एक गर्मी प्रदान करते हैं, एक सर्दी प्रदान करते हैं, उन प्राणायामों की चर्चा हम करेंगे। और साथ में ही हमारा जो नॉस्ट्रल है, हमारी जो नासिका है, उसमें किस प्रकार से शीतलता और उष्णता के अलग अलग हमारी नॉस्ट्रल उसको रिप्रेजेंट करती है, किस प्रकार से हमारी चंद्र नाड़ी शीतलता को रिप्रेजेंट करती है और किस प्रकार से सूर्य नाड़ी हमारी उष्णता को रिप्रेजेंट करती है। इन सभी विषयों को विस्तार से जानने का प्रयास आज के व्याख्यान में हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्राण में नाड़ी के परिचय से। सबसे पहले प्राणायाम जो होता है वो प्राण के माध्यम से होता है। कोई भी व्यक्ति जीवित है, मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, इस सब के पीछे प्राण का बहुत महत्व है। जैसे ही प्राण हमारे शरीर से निकल जाता है, हमारी आइडेंटिटी समाप्त हो जाती है, हमारी उपयोगिता समाप्त हो जाती है, हमारा जो एक ओरा है, हमारा जो कहें कि एक भूमिका है हमारे समाज में या परिवार में, वो सारी की सारी समाप्त हो जाती है। क्योंकि प्राण से ही हमारी आइडेंटिटी है, प्राण से ही हमारी भूमिका है, प्राण से ही हमारी जिम्मेदारी है, प्राण से ही हम सारे रिलेशन कर रहे हैं, रिलेशन हमारे जो चल रहे हैं, प्राण से ही हम एक समाज में उपयोगी हैं। अदरवाइज प्राण नहीं है तो हम उपयोगी नहीं हैं, अनुपयोगी हो जाते हैं, जिससे कि हम हमारा जो अंतिम जो रस्म होती है उसके लिए हमारे शरीर का प्रस्थान कर दिया जाता है। क्योंकि इस शरीर का कोई वैल्यू नहीं है, कोई मोल नहीं है। ये शरीर एक साधन मात्र है। जैसे किसी डेस्टिनेशन पे आपको जाना है तो साधन का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे कार से आप जा रहे हैं, ट्रेन से आप जा रहे हैं, प्लेन से आप जा रहे हैं या अन्य किसी भी साधन के माध्यम से आप जा रहे हैं, वो आपका साधन है। आपको जाना आपको है। आपकी जो आइडेंटिटी वो प्राण है जो आपको लेकर के जा रहा है। प्राण ही उस सब चीजों का माध्यम बनता है। प्राण समाप्त तो इस शरीर समाप्त हो जाता है। जिस प्रकार से गाड़ी में फ्यूल खत्म हो जाए तो वो गाड़ी आगे नहीं चल सकती, ठीक उसी प्रकार प्राण हमारे जीवन का, हमारे शरीर का फ्यूल है, एक तरह से ईंधन है। तो प्राण मुख्य रूप से हम एक ही मानते हैं कि प्राण समाप्त हो गया तो सब समाप्त हो गया। लेकिन हमारे योग ऋषियों ने प्राण के भेद किए गए हैं। उन्होंने 10 भेद प्राण के किए हैं। प्राण के मुख्य भेद हैं 5 और उपप्राण हैं 5। तो मेन 5 प्राण हैं प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान। इसके बाद उपप्राण के भेद किए गए नाग, कुर्म, कृकल, देवदत्त व धनंजय। ये 5 प्रकार के प्राण और 5 प्रकार के उपप्राण कहे हैं। अब इनकी लोकेशन क्या है, ये बॉडी में कहाँ कहाँ पे स्थित हैं और उनके कार्य क्या क्या हैं, उनको भी हम जान लेते हैं। प्राण का कार्य मुख्य रूप से श्वसन का है। श्वसन यानी कि श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। ये जो श्वसन का है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो काम है, इनहेल एक्सेल का जो काम है, इनहेलेशन और एक्सेलेशन, ये हमारा प्राण नामक जो प्राण है, पहला जो प्राण का भेद है, वो ये काम करता है। और स्थित कहाँ पे होता है? सामान्य रूप से जहाँ रेस्पिरेटरी हमारा होता है। रेस्पिरेटरी कहाँ होता है? छाती में, यानी कि हमारा फेफड़ों में ये स्थित होता है प्राण। दूसरा अपान है। अपान वायु का काम है निष्कासन करना। वो चाहे हम मल का निष्कासन कर रहे हैं, यूरिन का निष्कासन कर रहे हैं, स्वेद यानी कि पसीने का निष्कासन कर रहे हैं, गर्भ का निष्कासन कर रहे हैं, वीर्य का निष्कासन कर रहे हैं, वो सारे जो निष्कासन है जो शरीर से हम बाहर निकाल रहे हैं चीजों को, वो अपान वायु का काम है। अपान वायु मुख्य रूप से गुदा प्रदेश में स्थित होती है। तो गुदा प्रदेश में उसका स्थान है और निष्कासन उसका मुख्य रूप से कार्य है। ये प्राण का दूसरा भेद कहा गया। समान, तीसरे नंबर पे समान को रखा गया है। समान यानी कि बैलेंस रखने वाला। तो जो बैलेंस रखेगा वो खुद भी बैलेंस में होगा निश्चित रूप से। तो समान को आप इस प्रकार भी ध्यान रख सकते हैं। और उसको बीच में क्यों लिया गया है?
क्योंकि वो स्थित भी बीच में ही है। समान हमारे नाभि प्रदेश में स्थित होता है, नेवल जो होती है वहां पे समान प्राण स्थित होता है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को मैनेज करने का काम करता है। जिन व्यक्तियों को इनडाइजेशन होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है या डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड और कोई प्रॉब्लम होती है, वो सारी की सारी समान नामक प्राण के इम्बैलेंस होने से होती है। यदि आपका समान नामक प्राण बैलेंस्ड है और किसी प्रकार की उसमें विषमता नहीं है, किसी भी प्रकार का उसमें विकार नहीं है, तो निश्चित रूप से आपका जो पाचन है वो बहुत अच्छा रहेगा, आपका जो निष्कासन है वो भी बहुत अच्छा रहेगा। कभी भी आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी और कभी भी आपको इनडाइजेशन फील होकर के, अपच फील होकर के, खट्टी डकारें या अन्य तरह के जो विकार होते हैं जिसमें पेट में भारीपन लगना होता है, इस प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं होगी यदि समान प्राण आपका सही रूप से कार्य कर रहा है। तो आपके पाचन तंत्र को सुरक्षित सही रखने का और सही तरह से उसको काम में लेकर के आने का जो काम कर रहा है वो समान नामक प्राण करता है। इसके बाद उदान क्या करता है? उदान हमारा चौथा प्राण है मुख्य रूप से। उदान हमारा गले में स्थित होता है, जो थायराइड और पैराथायराइड इन दोनों ग्लैंड को बैलेंस करता है। और थायराइड जो ग्लैंड होता है उसके बैलेंस होने से क्या होगा, हमारे जितने भी हार्मोन्स हैं, हमारी जितनी भी भावनाएं हैं, हम भावनात्मक रूप से मजबूत बनते हैं। हम कहें कि हार्मोनल जो डिस्टर्बेंस होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत सारे लोगों में देखा जाता है, उससे शरीर में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है, शरीर के अंगों में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है, शरीर की ग्रोथ में यानी कि बॉडी की जो इम्प्रूवमेंट होती है, ग्रोथ होती है, उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। यदि उदान सही है तो आपका शरीर का जो विकास है वो समान रूप से होता है। और यदि उदान नामक प्राण सही नहीं है तो जो शरीर का विकास है वो अनमने ढंग से या कहें कि बेढंग से होगा, यानी कि कोई सिस्टम नहीं होगा। या तो बॉडी की बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी या फिर बॉडी बहुत कम ग्रोथ करेगी, या बहुत पतला व्यक्ति रह जाएगा, या बहुत मोटा हो जाएगा, या बहुत ज़्यादा हाइट एकदम से निकल जाएगी या हाइट निकलेगी नहीं, या आवाज़ उनकी अच्छी नहीं होगी। जैसे कई बार आपने देखा होगा आवाज़ में पतलापन होता है। बहुत सारे व्यक्ति जो पुरुष होते हैं उनकी आवाज़ महिलाओं जैसी और महिलाओं की आवाज़ पुरुषों जैसी होती है। ये भी हार्मोनल इम्बैलेंस का एक सिम्टम्स है जिसको हम समझ सकते हैं। इसके अलावा हड्डियों का बढ़ना, ये पैराथायराइड ग्लैंड का काम है। तो हड्डियों में विकार आना, हड्डियों का असामान्य रूप से बढ़ना, हड्डियों का कमजोर होना, ये पैराथायराइड ग्लैंड का काम है। तो ये दोनों ही काम बॉडी के हार्मोन्स का, भावनात्मक संतुलन का और शरीर के वृद्धि का जो काम है और शरीर की हड्डियों का जो काम है, ये दोनों के दोनों उदान प्राण इसको देखता है। तो उदान प्राण को सही रखने की बड़ी आवश्यकता है और गले में स्थित होता है। व्यान होता है, संचार का काम करता है, परिवहन का काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। पूरे शरीर में प्राण का प्रवाह, पूरे शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह, पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह, ये सारा का सारा काम व्यान नामक प्राण का है। प्राण का काम तो श्वास को लेना छोड़ना है, अपान का काम तो केवल निष्कासन करना है, समान का काम तो केवल संतुलन बनाए रखना है और आपके बॉडी के जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको मैनेज करना है। उदान का काम है थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड को मैनेज करना। लेकिन इन पूरे शरीर को यदि आपूर्ति कोई प्रदान करता है, इसको संचार कोई करता है, इसका ट्रांसपोर्टेशन का जो काम देखता है, वो केवल व्यान प्राण देखता है। व्यान प्राण ही आपके शरीर में, संपूर्ण शरीर में ऊर्जा का, प्राण का, ऑक्सीजन का और ऑक्सीनेटेड ब्लड का की सप्लाई जो है वो व्यान प्राण के माध्यम से ही होता है। यदि आपका व्यान प्राण इम्बैलेंस हो जाए तो आपके शरीर की जो आपूर्ति है, वो चाहे ऑक्सीजन की आपूर्ति हो, वो चाहे ब्लड की आपूर्ति हो, वो बाधित हो जाएगी। वो बाधित होगी तो शरीर का ग्रोथ नहीं हो पाएगा। तो व्यान प्राण भी बहुत उपयोगी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमने प्राण के 5 भेद मुख्य रूप से जाने, जो प्राण, अपान, समान, उदान व व्यान कहे हैं। अब उपप्राण के भेदों की बात करते हैं। 5 प्रकार के प्राण और 5 प्रकार के उपप्राण, तो टोटल जो प्राण की संख्या वो 10 हो जाती है। सबसे पहले नाग, फिर कुर्म, फिर कृकल, फिर देवदत्त, फिर धनंजय। नाग जो है वो प्राण का उपप्राण है, कुर्म जो है अपान का उपप्राण है, कृकल जो है समान का उपप्राण है, देवदत्त जो है उदान का उपप्राण है और धनंजय जो है वो व्यान का उपप्राण है। नाग क्या काम करता है, नाग का काम क्या है, कुर्म का काम क्या है, कृकल का काम क्या है, देवदत्त का काम क्या है। सबसे पहले नाग के काम को जानते हैं। जो हम डकार लेते हैं,
खाने के बाद कई बार ज़्यादा खाना खाया गया, कई बार कम खाना खाया, डकार हमें आती है। डकार लेने का काम हमारे नाग प्राण का होता है। कुर्म का काम होता है पलकों को झपकाना। हम 1 मिनट में बहुत बार पलकें झपकाते हैं, तो शायद आपको नहीं पता, उसके पीछे जो काम है वो कुर्म नामक प्राण है। यदि कुर्म नामक प्राण इम्बैलेंस हो जाए, उपप्राण इम्बैलेंस हो जाए, तो आपको पलकें झपकने का जो कर्म है उसमें डिस्टर्बेंस आ सकती है। नाग उपप्राण के इम्बैलेंस होने से बहुत ज़्यादा डकारें या बहुत डकार आएगी नहीं, इस प्रकार से जो है प्रॉब्लम हो सकती है। किरकल क्या करता है, जो हम छींकते हैं, कई बार हमें बहुत संवेदना महसूस होती है, कोई विशेष प्रकार की गंध हमारे सामने आ जाती है, तो हमारे नाक में एकदम से हलचल होती है, और वो जो हलचल होती है वो छींकने से ही वो सही होती है, अदरवाइज हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं। वो काम किरकल प्राण का है, और देवदत्त करता है। हमारे जो नाग कुर्म किरकल के बाद देवदत्त का जो काम है वो है उबासी लेना, जम्बाही लेना। तो जो हम जम्बाही लेते हैं, उबासी लेते हैं, वो देवदत्त उपप्राण का काम है। और धनंजय हमारे शरीर में गर्मी को बनाए रखता है। यदि शरीर मर भी जाए तो मरने के बाद भी कुछ समय तक जो धनंजय नामक जो प्राण है वो शरीर में बना रहता है, उसकी गर्माहट को बनाए रखता है, माने उसके पास सुरक्षित रखता है उसको, शरीर को कुछ समय तक, उसके बाद वो भी समाप्त हो जाता है। तो ये प्राण के भेद कहे। अब प्राण के भेद हमने इसलिए बताए कि इनका मोटा माटी जानकारी इसलिए हमने आपको दी ताकि आप सब लोग इन चीज़ों को जान पाएं कि प्राण एक नहीं है, प्राण 10 हैं और उनके अलग अलग कार्य भी हैं। इसके बाद नाड़ियां भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको भी हम डिस्कस करते हैं। नाड़ियों की बात करें तो 3,50,000 से लेकर के 72,000 नाड़ियों की चर्चा अलग अलग ग्रंथों में की गई है। उसमें शिव संहिता देखें तो 3,50,000 नाड़ियों की संख्या है। यदि वहीं हठ प्रदीपिका की बात करें तो 72,000 नाड़ियों की संख्या है। वहीं शिव संहिता की बात करें तो 14 नाड़ियों की चर्चा की गई है। अन्य ग्रंथों की बात देखें तो 10 प्रमुख नाड़ियों की चर्चा की गई है। उन 10 प्रमुख नाड़ियों में भी हम चर्चा करें तो 3 प्रकार की जो नाड़ियां सबसे प्रमुख रखी गई हैं, उन 3 नाड़ियों में ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये सबसे प्रमुख हैं। तो जो व्यक्ति प्राणायाम करता है, जो व्यक्ति प्राण साधना करता है, उसको इन 3 नाड़ियों की नॉलेज होनी चाहिए। उसी के बाद हम हीट और जो कूलिंग जो जनरेट होने वाली बात है उसको इसमें सही से रिलेट कर पाएंगे। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना 3 प्रकार की नाड़ियां होते हैं। तो पहले ईड़ा का परिचय हम कर लेते हैं। तो ईड़ा नाड़ी का परिचय व कार्य। ईड़ा नाड़ी होती क्या है, इसका कार्य क्या है शरीर में। ईड़ा नाड़ी लेफ्ट नोस्ट्रल ईड़ा नाड़ी को रिप्रेजेंट करती है। ईड़ा को वाम स्वर भी कहते हैं, ईड़ा को चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। इसके निकनेम है। ईड़ा नाड़ी को चंद्र नाड़ी कहेंगे, वाम स्वर कहेंगे, बाईनासिका इसको रिप्रेजेंट करती है। इसको मुख्य रूप से इसका कार्य क्या है, शरीर में कूलिंग जनरेट करना, शरीर में शीतलता प्रदान करना। अब आप कहेंगे शीतलता प्रदान करती है तो ये लेफ्ट नोस्ट्रल प्रदान करती है, तो लेफ्ट ही ईड़ा को रिप्रेजेंट करती है, और जो लेफ्ट नोस्ट्रल से ही इनहेल जो श्वास जाएगा वो आपके शरीर को ठंडक प्रदान करेगा निश्चित रूप से। और ये कार्य क्या क्या, इसमें हमें किस प्रकार के कार्य करने चाहिए। हम कोई भी पानी पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं, जूस पी रहे हैं, कुछ भी हम पीने का जो कार्य है वो ईड़ा स्वर जब चल रहा हो, माने लेफ्ट नोस्ट्रल जब चल रही हो, तब हमें करना चाहिए। ये ईड़ा नाड़ी का मुख्य कार्य। किसी से दोस्ती हम कर रहे हैं, पढ़ाई हम कर रहे हैं, पूजा पाठ हम कर रहे हैं, मेडिटेशन हम कर रहे हैं, कंसंट्रेशन हम कर रहे हैं, उन सब चीज़ों में ईड़ा नाड़ी यदि चल रही है तो आपका वो काम सफल होगा। आप उस काम में ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं। और तो ईड़ा नाड़ी को पहचाना कैसे जाए, या ईड़ा नाड़ी नहीं चल रही और मुझे ईड़ा नाड़ी की आवश्यकता, तो उसको मैं कैसे ठीक करूं। तो ईड़ा नाड़ी को समझने के लिए कौन सी नाड़ी चल रही है, इसके लिए पहले राइट नोस्ट्रल को ब्लॉक करें और लेफ्ट से इनहेल करें। दो से 3 बार इनहेल एक्सेल करें। उसके बाद लेफ्ट को ब्लॉक करें और राइट से इनहेल एक्सेल करें। दो से 3 बार इसको करें। अभी आपको इससे अंदाज हो जाएगा, इससे को अनुमान हो जाएगा कि आपकी कौन सी नोस्ट्रल एक्टिव है। अभी मैं अपनी बात करूं तो मेरी राइट नोस्ट्रल एक्टिव है, माने मेरा जो पिंगला नाड़ी है, राइट को पिंगला कहते हैं, तो मेरा जो पिंगला नाड़ी है यानी कि दायां जो स्वर है वो एक्टिव है।
अभी जो श्वास मेरे बॉडी में जा रहा है वो हीट जनरेट करेगा। यदि मेरा लेफ्ट चल रहा होता तो वो कूलिंग जनरेट कर रहा होता। अब राइट चल रहा है, अब इसका मतलब लेफ्ट ब्लॉक है क्या? लेफ्ट ब्लॉक नहीं है, लेफ्ट से भी श्वास जा रहा है, लेकिन मैक्सिमम 80% जो प्राण है, जो 80% जो एयर है वो राइट से जा रही है, और 20%, 10%, 15% जो एयर है वो मेरी लेफ्ट से भी जा रही है। तो इतनी ही बाहर निकल रही, इतनी ही अंदर जा रही है। अब कहें कि लेफ्ट और राइट ये नेचुरल एसी है, नेचुरल एयर कंडीशनर है हमारा बॉडी का, और किसके द्वारा दिया गया? परमात्मा के द्वारा। अभी गर्मी है और गर्मी में हम सब एसी चलाते हैं ताकि जो हम जहाँ रह रहे हैं, जिस घर में हम रह रहे हैं, जिस एरिया में हम रह रहे हैं, जिस ऑफिस में हम काम कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर ठंडा हो जाए। लेकिन यही जब सर्दियों का मौसम होता है तो हमें हीटर ऑन करना पड़ता है, क्योंकि उस समय पे टेम्परेचर बहुत ठंडा होता है। और जिन ठंडे देशों की हम बात करें या ऐसे देशों की, ऐसे प्रदेशों की बात करें जहाँ पे माइनस में टेम्परेचर जाता है, वहाँ तो सेंट्रल हीटिंग होती है उनके घरों में, उनके किचन में, उनके रेस्टरूम में, सब जगह पे सेंट्रल हीटिंग होती है, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है। तो उस सेंट्रल हीटिंग को बनाए रखने के लिए, यानी कि उस गर्माहट को बनाए रखने के लिए हीटर को वो चलाते हैं, और गर्मियों में वो कूलिंग का काम करता है, माने शीतलता प्रदान करता है। ये हमने डिजाइन किया है कूलिंग और हीट को जनरेट करने का, बैलेंस करने का तरीका। यदि हम टेम्परेचर को मेंटेन करना चाहें तो गर्मियों में 25 से 27 डिग्री टेम्परेचर हम यदि रूम का करते हैं तो हम अच्छे से अपने आप को फील करते हैं। ऐसा ही टेम्परेचर यदि हम सर्दियों में भी रख पाते हैं 25 के आसपास, 22 के आसपास, तो हमें अच्छा फील होता है, हमें ठंड फील नहीं होती। ये हम करते हैं बाहरी संसाधनों के द्वारा। इसको अपने आप कैसे किया जाए? मान लीजिए किसी का बहुत ज़्यादा गर्मी है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो ईड़ा नाड़ी को चला करके वो व्यक्ति रहे, तो ईड़ा नाड़ी के चलने से वो डैम श्योर डिहाइड्रेशन उसको नहीं हो सकता। दूसरा, उसको लू नहीं लग सकती, और गर्मी से प्रभावित होकर के होने वाले जितने भी रोग हैं वो उसको नहीं हो सकते। तो जब भी गर्मियों में आप बाहर निकलें अपने घर से, तो ईड़ा नाड़ी को चला करके ही निकलें। ईड़ा नाड़ी यदि चली हुई है तो आप बाहर निकलेंगे तो बाहर की जो गर्मी है, बाहर की जो हीट है, वो जब लेफ्ट नोस्ट्रल से आपके बॉडी के अंदर जाएगी तो नेचुरल वो ठंडी होकर के ही जाएगी। बाहर का टेम्परेचर भले ही 45 हो, 40 हो, लेकिन 40 और 45 में भी जो एयर लेफ्ट से गई वो आपकी बॉडी को कूलिंग ही देगी, हीट नहीं करेगी। माने आपको ना डिहाइड्रेशन हो सकता है और ना ही आपको लू लग सकती है। ऐसा आप करके देखें। और यदि आप सामान्य मौसम में गए हैं और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन राइट नोस्ट्रल से आपका इनहेल हो रहा है, राइट एक्टिव है, यानी कि पिंगला एक्टिव है, और टेम्परेचर 35 डिग्री भी है, तो आपको डिहाइड्रेशन का भी खतरा है और आपको लू लगने का भी खतरा है, क्योंकि एक तो टेम्परेचर हाई है बाहर, और ऊपर से राइट से ही हमारा श्वास आ रहा है, जा रहा है, तो लू लगने के चांसेस, डिहाइड्रेशन होने के चांसेस, या नक्सीर आने के चांसेस, या बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो हमें इंश्योर करना चाहिए व्यक्ति को कि गर्मियों में हमारी ईड़ा नाड़ी दिन भर चले, या मैक्सिमम चलाने का प्रयास करें। मुख्य रूप से जब भी घर से बाहर निकलें तो ईड़ा नाड़ी को चला करके निकले। और यदि सर्दियों में आप बाहर निकल रहे हैं, सर्दियों में मैक्सिमम कोशिश करें कि आपकी पिंगला नाड़ी चलनी चाहिए, माने राइट नोस्ट्रल आपकी चलनी चाहिए। अब विषय आता है कि ईड़ा को चलाएं कैसे। यदि पिंगला चली हुई है और ईड़ा को चलाना है, माने राइट नोस्ट्रल एक्टिव है और लेफ्ट को एक्टिव करना है, तो उसके लिए क्या करें? मान लीजिए बहुत सर्दी है और मेरी लेफ्ट चली हुई है, तो वो और भी ज़्यादा मुझे ठंड लगाएगी। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे अपनी पिंगला को चलाना चाहिए। तो पिंगला को चलाने के तरीके क्या क्या हैं? बड़ा सिंपल है। आपको ईड़ा को चलाना है तो आप एक काम कर सकते हैं, राइट को बंद करके लेफ्ट से श्वास को लें और राइट से छोड़ दें। उसके लिए आप नासागर मुद्रा का प्रयोग कर सकते हैं। लेफ्ट से लें और राइट से छोड़ दें। इसको चंद्रभेदी प्राणायाम भी कहते हैं। अब राइट को चलाना है और लेफ्ट चली हुई है, तो राइट से लें और लेफ्ट से छोड़ दें। इसको सूर्यभेदी प्राणायाम भी कहा गया है। और इसके अलावा भी यदि आपको नोस्ट्रल को चलाना है तो राइट को ब्लॉक करें, लेफ्ट से हिले, लेफ्ट से ही छोड़ें। 2 से 3 मिनट ऐसा करेंगे तो लेफ्ट आपकी एक्टिव हो जाएगी, लेफ्ट चलना शुरू हो जाएगी।
और यदि राइट को चलाना तो ऐसे लेफ्ट को ब्लॉक कर दे, राइट से ही ले, राइट से ही छोड़े। ऐसा 2 से 3 मिनट आप करते हैं, 15 से 20 अभ्यास करते हैं तो आपकी राइट नोस्ट्रल चलना शुरू हो जाती है। एक तरीका ये है। 2 तरीके हो गए, लेफ्ट से लेकर के राइट से छोड़ेंगे तो भी लेफ्ट चलेगी, और लेफ्ट से ही लेकर के लेफ्ट से ही छोड़ेंगे तो भी लेफ्ट चलेगी। ऐसे ही राइट से लेकर के लेफ्ट से छोड़ेंगे तो राइट चलेगी, और राइट से लेकर के राइट से ही छोड़ेंगे तो भी आपकी राइट एक्टिव हो जाएगी। एक तो तरीका, 2 तो तरीके ये हैं। दूसरा, आप लेट रहे हैं, आप लेट सकते हैं तो लेफ्ट आर्मपिट में पिल्लो लगा करके लेफ्ट साइड लेटेंगे तो आपकी राइट एक्टिव हो जाएगी, और राइट साइड की आर्मपिट में पिल्लो लगा करके राइट साइड लेट जाएंगे तो आपकी लेफ्ट एक्टिव हो जाएगी। एक ये तरीका है। एक और अच्छा तरीका है जो मैंने खुद पे बहुत बार उसको किया। छोटा बच्चा लगभग सबके घरों में होता है, और मान लीजिए आपने छोटे बच्चे को बाईं गोद में लेकर के रखा है, जैसे गोद में लेकर के रखते हैं बच्चे को, बाईं गोद में लेकर के रखेंगे तो आपकी राइट ऑटोमेटिक चल जाएगी, और राइट गोद में लिया तो लेफ्ट चल जाएगी। तो जिनके घर में छोटा बच्चा है और उनको लग रहा है कि मेरी राइट चलनी चाहिए और लेफ्ट चली हुई है, तो लेफ्ट आर्मपिट में, लेफ्ट गोदी में बच्चे को ले ले, राइट चलेगी। आपको लग रहा है कि गर्मी ज़्यादा है तो बच्चे को राइट गोद में ले, दाईं गोद में, और लेफ्ट आपकी चलना शुरू हो जाएगी। ये भी एक तरीका है अपनी नोस्ट्रल को चेंज करने का, ईड़ा से पिंगला में, पिंगला को ईड़ा में कन्वर्ट करने का। ये बड़ा अच्छा तरीका है। ये मैंने बहुत सारे तरीके देखे हैं। इसके अलावा एक छोटा सा तरीका और भी आप कर सकते हैं। कोई भी कॉटन आप लेंगे, कॉटन जो एक अच्छा साफ सुथरा कॉटन आप लें, और कॉटन की लुगदी बना करके, गोल लुगदी बना करके, यदि राइट आप कान में डालेंगे, आप ईयर में डालेंगे तो लेफ्ट आपकी एक्टिव हो जाएगी, लेफ्ट चलना शुरू हो जाएगी। लेफ्ट कान में, यानी कि बाएं कान में डालेंगे उसको लुगदी बना करके, गोल बना करके, तो राइट एक्टिव हो जाएगी, राइट चलने लग जाएगी। ऐसा आप कर सकते हैं। उसी लुगदी को आप लेफ्ट नोस्ट्रल में फिट करेंगे तो राइट चलेगी, राइट में फिट करेंगे तो लेफ्ट चलेगी। ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो ईड़ा से पिंगला में, पिंगला को ईड़ा में कन्वर्ट करना बड़ा ही आसान है, ईजी है। बहुत सारे तरीके हैं। तो नाड़ियां इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि नाड़ियों का ही सारा खेल है। नाड़ियों को हमने समझना है, और उनमें भी प्रमुख नाड़ियों को। बाकी जितनी भी नाड़ियां हैं, वो 72,000 हों, 3,50,000 हों, 14 हों, 10 हों, सारी की सारी नाड़ियां इन 3 नाड़ियों पे मुख्य रूप से निर्भर रहती हैं। यदि ये 3 नाड़ियां इम्बैलेंस हैं तो आपका पूरा बॉडी जो है वो इम्बैलेंस हो जाएगी, और यदि 3 नाड़ियां आपकी संतुलित हैं तो 10, 14, 72,000, 3,50,000 और संपूर्ण शरीर आपका बिल्कुल फिट रहता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो इसलिए ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना को जानना बेहद आवश्यक है। और यदि हम बात करें कि लो टेम्परेचर रहता है, ईड़ा जिसकी ज़्यादा प्रभावी रहती है वो लो ब्लड प्रेशर रहता है, पिंगला जिसकी ज़्यादा एक्टिव रहती है उसको हाई ब्लड प्रेशर रहता है, और सुषुम्ना उसकी एक्टिव रहती है जिनकी ईड़ा और पिंगला दोनों ही समान रूप से कार्य कर रही होती हैं। तो जितने भी व्यक्ति लो ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं उनको पिंगला को एक्टिव करना चाहिए, और जो हाई ब्लड प्रेशर से टेंशन है, हाइपरटेंशन से पीड़ित हैं, उनको ईड़ा को एक्टिव करने का प्रयास करना चाहिए। ये हम इसमें बैलेंस कर सकते हैं, और बहुत सारे, मैं कह रहा हूँ, बहुत सारे रोगों से बचा जा सकता है, बहुत इजीली बचा जा सकता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि स्वस्थ रहना बहुत आसान है। बीमार होने के लिए बहुत सारी लापरवाही, बहुत सारी गलतियां हमें करनी पड़ती हैं, बहुत सारा मेहनत हमें करनी पड़ती है। स्वस्थ रहने के लिए कम मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए हम स्वस्थ रहने का प्रयास ही करें। अब इसके बाद पिंगला नाड़ी का परिचय हम जानेंगे। पिंगला नाड़ी का परिचय क्या है और कार्य क्या है। पिंगला नाड़ी हमारे राइट नोस्ट्रल हमारी पिंगला नाड़ी को रिप्रेजेंट करने का काम करती है। पिंगला नाड़ी को सूर्य स्वर भी कहा है, सूर्य नाड़ी भी कहा है, इसलिए ये राइट नोस्ट्रल, क्योंकि राइट नोस्ट्रल हमारा सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, और पिंगला नाड़ी सूर्य नाड़ी कही गई है, सूर्य स्वर भी इसको कहा गया है। राइट नोस्ट्रल से जो श्वास जा रहा है वो आपकी पिंगला नाड़ी है। अब इसका काम क्या होता है? शरीर में गर्मी पैदा करना, उष्णता पैदा करना। उस उष्णता पैदा होने से हम देखेंगे बॉडी में एक गर्माहट होती है, एक्टिव हो जाती है बॉडी। कई बार हम सुस्ती होती है, ईड़ा में हम थोड़े से सुस्त हो सकते हैं, लेकिन पिंगला में पूरी तरह से एक्टिव होते हैं। मान लीजिए आपको गेम खेलना है, आपको कोई फिजिकल वर्कआउट करना है, तो पिंगला का चला हुआ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपकी पिंगला नाड़ी नहीं चली तो आपको थोड़ा सा आलस्य रहेगा, और आप खेलने का आपका मन नहीं होगा, फिजिकल वर्कआउट करने का मन नहीं होगा। इसलिए पिंगला नाड़ी आपके हर फिजिकल वर्कआउट में मेहनत का काम है, संघर्ष का काम है,
और एक्टिव होकर के करने का काम है वो पिंगला नाड़ी में ही होता है। इसलिए पिंगला नाड़ी यदि एक्टिव नहीं है तो आप मेहनत का कोई काम, एक्टिव होने का कोई काम नहीं कर सकते, खेलने का काम आप नहीं कर सकते, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आएगा। खेल सकते हैं बट आपके अंदर से वो फील नहीं आएगा। कई बार हम सुबह उठते हैं तो ऐसा लगता है ना कि आज तो नहीं करना, आज इतना मन नहीं कर रहा, क्योंकि लेफ्ट एक्टिव होती है तो ऐसे सुस्ताने का मन करता है, सोने का मन करता है। यदि पिंगला एक्टिव होती है तो हमारा बॉडी एक्टिव रहती है और हम बहुत सारा काम करने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए पिंगला का एक्टिव होना बहुत जरूरी है। और पिंगला के कार्य, और मैंने कहा कि जितने भी मेहनत के कार्य हैं, स्ट्रगल के कार्य हैं, या जिसमें शारीरिक श्रम की ज़्यादा होती है, फिजिकल वर्कआउट ज़्यादा होता है, उसमें पिंगला का चला हुआ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और पिंगला को चलाएंगे कैसे? जैसे ईड़ा को चलाते हैं, राइट को, लेफ्ट को ब्लॉक करके राइट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे तो पिंगला चलने लग जाएगी। राइट से लेकर के लेफ्ट से छोड़ना शुरू करेंगे तो भी पिंगला चलेगी। लेफ्ट आर्मपिट में पिल्लो लगा करके लेट जाएंगे तो भी पिंगला चलेगी। लेफ्ट आर्मपिट में, लेफ्ट गोदी में किसी बच्चे को हम ले लेंगे तो भी पिंगला चलना शुरू हो जाएगी। अपने बाएं कान में हम रुई की लुगदी बना करके डालेंगे कॉटन की, उससे भी पिंगला चलना शुरू हो जाएगी। ऐसे ही लुगदी को हम यदि बाएं नासिका में डाल लेंगे तो भी पिंगला चलना शुरू हो जाएगी। और पिंगला में किस प्रकार के कार्य नहीं करने चाहिए? पिंगला उन व्यक्तियों को नहीं करना चाहिए जिनका हाइपरटेंशन रहता है, नक्सीर जिनको आती है, उनको नहीं करना चाहिए। उन सभी व्यक्तियों को पिंगला नाड़ी को एक्टिव करना चाहिए जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है, जो लेजीनेस जिनमें रहता है, आलस्य प्रमाद रहता है, उनको पिंगला नाड़ी जरूर चलानी चाहिए। तो इस व्याख्यान में हमने मुख्य रूप से 5 प्राण और 5 उपप्राणों को जाना और नाड़ियों में मुख्य रूप से ईड़ा और पिंगला का परिचय जाना, उसको क्या कहते हैं, कौन उसको रिप्रेजेंट करता है, कैसे उसको चेंज कर सकते हैं और क्या उसके कार्य हैं। हमने ईड़ा और पिंगला को जाना। इस व्याख्यान में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्ते।